नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चलिए बात हरियाणा की करें। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अभी तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसी बीच नूह हिंसा से जुड़ी एफआईआर में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें ये बताया गया कि पुलिस पर हत्या की नीयत से फायरिंग की गई और इन सब के बीच हिंसा वाले दिन जिस तरीके के हालात बने वहां पैदा किए गए, उस पर सिस्टम पर अब सवाल उठने लगे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नूह को जलाया किसने, पूरा प्लान बनाया। सात 700 दंगाई नूह में आग लगाई। हिंसा किसने फैलाई, एफआईआर में पूरी डिटेल आई। दंगाइयों का खुल्लम खुल्ला खेल, पुलिस कैसे फेल। उपद्रवियों का खूनी खेल, सिस्टम क्यों फेल। हरियाणा के नूह और गुरुग्राम में सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। नूह में सड़क से लेकर थाने तक हर तरफ तबाही के निशान बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि नूह को जलाने के लिए बारीकी से प्लानिंग की गई। दंगाइयों की यह तस्वीर इसकी तस्दीक कर रही है। न केवल तस्वीर बल्कि पुलिस एफआईआर से भी साफ लग रहा है कि दंगा भड़काने और पुलिस पर हमला करने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग की गई। एफआईआर में हिंसक हंगामे के बारे में तफसील से जिक्र है। नूह हिंसा पर हरियाणा पुलिस की एफआईआर में खुलासा हुआ है। 600 से 700 लोगों ने पुलिस पर हमला किया, धार्मिक नारेबाजी करते हुए पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग हुई। 600 से 700 लोगों की भीड़ ने पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग में एक इंस्पेक्टर के पेट में गोली लगी। फायरिंग में एएसआई जगबीर, इंस्पेक्टर अनिल को गोली लगी। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायर भी किए। पुलिस ने लोगों को समझाने और रोकने की कोशिश की। सोची समझी साजिश के तहत नूह में हिंसा हुई। उपद्रवियों के पास अवैध हथियारों के साथ ईंट और पत्थर थे। पुलिस की एफआईआर में बताया गया है कि हिंसा कैसे फैली और किस तरह से पुलिस को टारगेट किया गया। हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन में है। उपद्रवियों से सख्ती के साथ निपटा जा रहा है। संदर्भ में अब तक वहां पर 41 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। अब डीजीपी भले ही एक्शन की बात कह रहे हैं, भले ही उपद्रवियों पर कार्रवाई से निपटने की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंसा पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि नूह प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी क्यों नहीं की गई। नूह हमेशा संवेदनशील रहा है, फिर शोभा यात्रा की पुख्ता तैयारी क्यों नहीं थी। क्या प्रशासन की इसे नाकामयाबी माना जाए। सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर का वीडियो वायरल हुआ था, फिर एहतियात क्यों नहीं बरती गई। विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम पक्ष के लोगों के बीच बहस शुरू हो चुकी थी। पुलिस क्या कर रही थी। अपनी हर लोकेशन इस पहाड़ियों से बताया जा रहा है कि पत्थर के साथ साथ गोली भी चली है। और आगे जब हम आ रहे थे तो उस दौरान कई जगह गाड़ियां जले होने के सबूत हमें मिले हैं, जिसके बाद तमाम उस चीज़ों पर जो सरकार ने वादा किया था कि हमारी चाक चौबंद व्यवस्था पूरी तरह से सुनिश्चित रहेगी और लोग सुरक्षा में ही इस यात्रा को निकाल पाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद तमाम उस प्रशासन पर सवालिया निशान लगता है और उनके उस दावे पर उन्होंने बताया था कि हर एक चीज सुकुशल और मुकम्मल होगी। शोभा यात्रा से पहले मोनू मानेसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और हंगामे के पीछे एक वजह है। वायरल वीडियो भी बताया जा रहा है। अब जब हरियाणा के डीजीपी से मोनू मानेसर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर का वीडियो एसआईटी खंगालेगी। मोनू मानेसर की जो ये वीडियो है, इसके बारे में पिछले कुछ दिनों में लगातार चर्चा हुई है
और एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस प्रकार की बात हुई कि वो उस जुलूस में शामिल होगा, उसकी वजह से लोग भड़क गए। तो इस एस्पेक्ट को भी, इस पहलू की भी जांच की जाएगी कि क्या रोल था, क्या उसे भड़काने के लिए किया गया, किन लोगों ने किया इसे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हिंसा फैलाने में पेट्रोल के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। यही वजह है कि प्रशासन ने पेट्रोल और डीजल की खुले में बिक्री पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके पेट्रोल पंप से खुले में पेट्रोल दिया जा रहा है। भारत 24 ने एक ऐसे ही शख्स को पकड़ा जो खुले में पेट्रोल ले जा रहा था। नूह में हुई हिंसा में सबसे मेन कारण बताया जा रहा था खुले में तेल को लेकर। आप भी अभी खुले में तेल ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं ये वाला तेल? कहाँ, कौन दे रहा है इसे? सर मैंने तो अपनी बाइक में से निकाला था। अच्छा, बाइक से निकाल के इसी में रख लिया आपने? ना, पेट्रोल टंकी से लाए हो? कहाँ से लाए हो? मैं यहाँ से लेता। कहाँ से? शोभा यात्रा की शुरुआत नल हरेश्वर मंदिर से हुई थी। नल हरेश्वर मंदिर चारों तरफ की पहाड़ियों के बीच में है। बताया जा रहा है कि इन्हीं पहाड़ियों से पत्थरबाजी हुई। हमारा कैमरा आपको दिखाएगा कि ये तमाम साजिश सुनियोजित थी और पहले से ही एक समुदाय ने इसको लेकर विशेष रणनीति के तहत तमाम चीजें की थी। आप देखेंगे मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ और ये एक पुलिया है। पुलिया के दौरान जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पुलिया के साइड में बताया जा रहा है कि कई लोग बैठे हुए थे और इस पुलिया में उन्होंने घात लगाई हुई थी। आप देखेंगे तो यहाँ कई आपको डंडे, पत्थर मिलेंगे जो उस दौरान उपयोग किए गए थे। हिंसा के बाद मनोहर सरकार फुल एक्शन में है। लगातार लोगों को पकड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नूह में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज़ बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फलां का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। इसलिए हमने ओपनली सबको कहा कि आपका जो लॉस हुआ है आप अपना दर्ज करें और बाद में फिर उसकी असेसमेंट का काम डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी एजेंसीज हैं उसके माध्यम से कराया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसका असेसमेंट करके लोगों को राहत पहुंचा सकें। इसलिए ये पोर्टल जो है इसका एक्सटेंशन किया गया। पोर्टल तो पहले से बना ही हुआ है क्षतिपूर्ति, लेकिन उसको एक्सटेंडेड वे में उसका जो ऑपरेशनल जो उसका दायरा है वो बढ़ाया है। तो ये इसके बाद मैं समझता हूँ कि एक बार प्रेजेंटेशन देखेंगे तो कोई प्रश्न होगा तो उसमें करेंगे। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, स्थिति नियंत्रण में है, उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नज़र नहीं आता। वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाह रहा है। लेकिन मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहता हूँ। पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल में लेना और शांति बहाल करना। और मैंने कह दिया है अधिकारियों को कि इसकी गहनता से जांच करें। जांच करने के बाद जो भी सामने आएगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नूह हिंसा का साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है। हरियाणा से सटे हुए कई राज्यों में राज्य सरकारें अलर्ट हैं, लेकिन सवाल यह है कि नूह हिंसा की स्क्रिप्ट किसने लिखी और पुलिस ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की। आनंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज से सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान की पीठ ने ये सुनवाई की। ये सुनवाई रोजाना होगी और दलील के लिए 60 घंटे का समय तय किया गया। पहले दिन कपिल सिब्बल ने दलील दी और अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किए जाने पर सवाल उठाया है। तीन 370 पर सियासी तकरार, अब सुप्रीम सुनवाई लगातार। संविधान सभा का जिक्र, सिब्बल ने दी दलील। 5 अगस्त 2019।
ये वो तारीख थी जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किया गया था। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को रखा था। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत घोषणा। अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय हुए करीब 4 साल हो गए। इस दौरान फैसले का विरोध होता रहा। इसे लेकर सियासी तकरार आए दिन सुनने को मिलती रही। अब सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। 5 जजों की संविधान पीठ रोजाना सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में यह बेंच सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। सुनवाई को 60 घंटे का वक्त दिया गया है। याचिकाकर्ता अकबर लोन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में 370 को हटाने की याचिकाओं पर दिलचस्प बहस हुई। कपिल सिब्बल ने कहा, 370 हटाने का निर्णय संविधान सभा के जरिए होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के बीच समझ थी कि भविष्य की कार्रवाई संविधान सभा करेगी। 370 को खत्म करने से पहले आपको संविधान सभा की सिफारिश लेनी होगी। सीजेआई ने कहा, राज्य की संविधान सभा का कार्यकाल कितना रहा होगा? सिब्बल ने कहा, 1951 से 1957 तक। सीजेआई ने कहा, इसलिए 7 साल के खत्म होने के साथ संविधान सभा की संस्था ही समाप्त हो गई है, तो फिर आगे प्रावधान क्या होगा? कपिल सिब्बल ने कहा, 1951 से 1957 के बीच संविधान सभा ने यह फैसला लिया। सीजेआई ने कहा, उसके बाद? सिब्बल ने कहा, इसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं है। सीजेआई ने कहा, जब संविधान सभा समाप्त हो जाती है तो क्या होता है? किसी भी संविधान सभा का जीवन अनिश्चित नहीं हो सकता। सिब्बल ने कहा, बिल्कुल सही बात है। संविधान बनने के बाद संविधान सभा का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। सीजेआई ने कहा, क्या राष्ट्रपति के ऐसा करने से पहले संविधान सभा की सलाह की जरूरत होती है? क्या होता है जब संविधान सभा की भावना समाप्त हो जाती है? सिब्बल ने कहा, राष्ट्रपति ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं कर सकते। दास जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, हम उसको कैसे देखते हैं और हम क्या उम्मीद कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और उनके जो सहयोगी जज हजरात हैं बेंच पे, उन्होंने भी कई सवाल उठाए, जो कि कोर्ट का काम होता है। अगर ये सवाल नहीं उठेगा तो कौन सा सवाल उठेगा? ये जो सारा मामला संविधान को लेके है, ये सारा मामला आईन को लेके है, मुल्क के आईन को लेके, जम्मू कश्मीर के आईन को लेके, और जो इन दोनों आईन के दरमियान रिश्ता है या रिश्ता था, उस चीज़ को लेके तो सारे सवाल उठे। क्योंकि हम कहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो मुल्क के आईन के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के आईन के खिलाफ। असल में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म करने का बिल संसद में पेश किया गया। आईएएस फैजल शाह समेत 2 दर्जन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अक्टूबर 2020 से याचिका पर सुनवाई हो रही है। 14 दिसंबर 2022 को फिर से 5 जजों की पीठ बनाकर सुनवाई की बात कही गई। 11 जुलाई 2023 को सीजेआई ने 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई की बात कही। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव कर जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। इसके बाद से जम्मू कश्मीर अब देश के बाकी राज्यों जैसा हो गया है। पहले केंद्र सरकार का कोई भी कानून यहाँ लागू नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ केंद्र के कानून लागू होते हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में कई समुदायों को बहुत सारे अधिकार भी नहीं मिले थे, लेकिन अब ये सभी अधिकार मिलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी मिशन मोड पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी गठबंधन को जवाब देने के लिए एनडीए सांसदों के साथ मिलकर के रणनीति बना रहे हैं। अब से कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सांसदों के साथ मीटिंग शुरू हुई। असल में ये मीटिंग 11 क्लस्टर्स में हो रहे हैं और जिसका पहला चरण 2 दिन पहले ही शुरू हुआ और आज दूसरा चरण है। इसके साथ ही कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। एनडीए सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी की ये मीटिंग चल रही है। 96 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक है। यूपी के 48 सांसदों के साथ ये मीटिंग वो करेंगे। काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के सांसद इसमें शामिल रहने वाले हैं।
इसके साथ ही महेंद्र नाथ पांडे, अनुप्रिया पटेल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दूसरे दौर में 48 सांसदों के साथ ही मीटिंग होगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के सांसद इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो देखिए, मिशन मोड पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी हैं और अपने तमाम सांसदों के साथ अहम मीटिंग अलग अलग चरणों में उनकी तरफ से की जा रही है।